नमस्कार, आपका स्वागत है दैनिक साहित्य में। लीजिए सुनिए सत्यजीत रे जी की लिखी कहानी सदानंद की छोटी दुनिया। और अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज मेरा मन खुश है, इसलिए सोचता हूं तुम लोगों को राज की बात बता दूं। जानता हूं तुम लोग मेरी बात पर यकीन करोगे। तुम लोग इन लोगों के जैसे नहीं हो। इन लोगों का ख्याल है मेरी सारी बातें झूठी और बनावटी है। यही वजह है मैं इन लोगों से अब बातचीत ही नहीं करता। अभी दोपहर है, इसलिए ये लोग मेरे कमरे में नहीं हैं। तीसरे पहर आएंगे। अभी यहां मैं हूं और मेरा मित्र लाल बहादुर है। लाल बहादुर सिंह। उफ, कल उसने मुझे कितनी चिंता में डाल दिया था। मेरा ये ख्याल था ही नहीं कि वो फिर लौट कर आएगा। वो बड़ा ही अक्लमंद है, इसलिए भागकर उसने अपनी जान बचा ली। कोई दूसरा होता तो अब तक मरकर भूत हो चुका होता। लो, मित्र का नाम तो बता दिया मगर अपना नाम बताया ही नहीं। मेरा नाम है सदानंद चक्रवर्ती। सुनने से दाढ़ी वाले बूढ़े जैसा क्या नहीं लगता हूं? दरअसल मेरी उम्र 13 साल है। नाम यदि बूढ़े जैसा है तो मैं क्या करूं? मैंने खुद तो अपना नाम रखा नहीं, रखा है मेरी दादी अम्मा ने। इतना जरूर है कि उन्हें अगर पता होता कि नाम के कारण मुझे परेशानी में पड़ना होगा तो वे मेरा नाम कुछ और ही रखती। उन्हें यह मालूम नहीं था कि लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और कहेंगे, तेरा ही नाम सदानंद है ना? काश उनमें थोड़ी भी अक्ल होती। सियार की तरह सिर्फ खों कर हंसने से ही क्या खुशी हासिल होती है? सभी तरह की खुशियों में क्या हंसा जाता है या हंसना उचित है? जैसे मान लो तुम बिना कुछ सोचे विचारे जमीन में एक लकड़ी गाड़ देते हो। एक फतिंगा उड़ता हुआ आता है और उस लकड़ी के ऊपर बैठ जाता है। ये तो बहुत मजेदार बात है, मगर इसको देखकर अगर तुम होकर हंसने लगते हो तो लोग तुम्हें पागल ही कहेंगे। इसी तरह के मेरे एक पगले दादाजी थे। मैंने उन्हें देखा नहीं है, मगर बाबूजी से सुना है कि वे बेवजह हंसा करते थे। आखिर में जब उनका पागलपन बहुत बढ़ गया तो बाबूजी, छोटे चाचा और अविनाश चाचा ने मिलकर उन्हें सांकल से बांध दिया। उस समय भी वे इतना हंसते थे, इतना कि क्या कहूं। जानते हो असली बात क्या है? मुझे जिन चीजों में दिलचस्पी है, ज्यादातर लोगों के ध्यान में वे चीजें आती ही नहीं। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं मजेदार चीजें देखता रहता हूं। बीच बीच में खिड़की के रास्ते से कमरे के अंदर सेमल का बीज उड़ता चला आता है। उसमें लंबा रोआ रहता है और वो रोआ इधर उधर उड़ता रहता है। वो बड़ी ही मजेदार चीज है। हो सकता है वो एक बार तुम्हारे चेहरे के पास उड़ता हुआ आए। तुम जैसे ही एक बार फूंक मारोगे, वो झट से उड़कर शहतीर की तरफ चला जाएगा। और खिड़की पर अगर एक कौवा आकर बैठे तो उधर देखने पर तुम्हें लगेगा कि ये तो सर्कस का मस्खरा है। कौवा जैसे ही आकर बैठता है, मैं हिलना डुलना बंद कर देता हूं और तिरछी निगाहों से उसका तमाशा देखता रहता हूं। इतना जरूर है कि अगर कोई पूछे कि मुझे सबसे ज्यादा मजा किसमें मिलता है, तो मैं कहूंगा चींटी में सिर्फ मजा कहना गलत होगा। कारण अभी नहीं बताऊंगा। पहले ही अगर आश्चर्यजनक बातें बता दूं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि शुरू से ही बताओ। आज से लगभग 1 साल पहले मैं बुखार की चपेट में फंस गया था। ये कोई नई चीज हो, ऐसी बात नहीं। मुझे अक्सर बुखार आ जाया करता था। सर्दी और बुखार मां कहती, सुबह शाम मैदान में भीगने और भीगी घास और जमीन पर बैठे रहने के कारण ये सब होता है। हर बार की तरह इस बार भी बुखार के शुरुआत के दिनों में अच्छा ही लग रहा था। ठंडा ठंडा, बदन में ऐंठन और सुस्ती का भाव। उसके साथ स्कूल न जाने का मजा तो है ही। बिस्तर पर लेटा हुआ खिड़की के बाहर तर्री के एक वृक्ष पर गिलहरी को खेलते हुए देख रहा था। तभी मां ने आकर एक कसैली दवा पीने को दी। मैंने भले लड़के की तरह दवा पीकर गिलास से पानी के कई घूंट हलक से नीचे उतारे और बाकी पानी को कुल्ली कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। मां खुश होकर कमरे से बाहर चली गई। उसके बाद चादर को खींचकर
भली भांति बदन पर डाला, फिर तकिए को बगल में दबाकर लेटने जा ही रहा था कि एक चीज पर मेरी नजर गई। देखा, कुल्ली का थोड़ा सा पानी खिड़की पर पड़ा हुआ है और उस पानी में एक छोटी काली चींटी गोते लगा रही है। ये बात मुझे इतनी अद्भुत लगी कि अच्छी तरह देखने के ख्याल से मैं अपनी आंखों को चींटी के बिल्कुल करीब ले गया। देखते देखते मुझे अचानक लगा, वो चींटी चींटी नहीं, कोई आदमी है। और न केवल आदमी, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि झंटू के बहनोई साहब मछली पकड़ने गए हैं और फिसलकर कीचड़ में गिर पड़े हैं। अच्छी तरह तैरना न जानने के कारण लगा रहे हैं और हाथ पांव पटक रहे हैं। याद है, झंडू के बहनोई साहब को झंटू के बड़े भैया और नौकर नरहरी ने बचाया था। जैसे ही मुझे ये बात याद आई, मेरे मन में इच्छा जगी कि चींटी को बचा लूं। बुखार की हालत में ही झट से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और बगल के कमरे में प्रवेश किया। वहां पिताजी के राइटिंग पैड से जरा सा ब्लॉटिंग पेपर फाड़कर एक ही दौड़ में अपने कमरे में वापस चला आया और छलांग लगाकर ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़े को पानी पर रख दिया। रखने के साथ ही ब्लॉटिंग पेपर ने पानी को सोख लिया। जान बचने के कारण चींटी एक क्षण के लिए हक्की बक्की रह गई। एक दो बार इधर उधर मुड़ती हुई सीधी नाली में चली गई। उस दिन फिर कोई चींटी नहीं आई। दूसरे दिन मेरा बुखार बढ़ गया। दोपहर में मां कामधाम खत्म कर कमरे में आई और बोली, खिड़की की ओर फटी फटी आंखों से क्यों ताक रहे हो? इतना बुखार है, चाहे नींद आए चाहे ना आए, आंख बंद कर चुपचाप लेटे रहो। मां को खुश करने की खातिर मैंने आंखें बंद कर ली, मगर उसके जाते ही आंख खोलकर नाली की तरफ ताकने लगा। तीसरे पहर सूरज जब पेड़ के पीछे चला गया, एक चींटी को नाली के छेद से झांकते हुए देखा। अचानक वो बाहर निकल आई और खिड़की पर चहल कदमी करने लगी। सभी चींटियां हालांकि एक जैसी होती हैं, फिर भी मुझे न जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ कि ये कल वाली ही वो चींटी है जो मुसीबत में फंस गई थी। मैंने चूंकि मित्र का काम किया था, इसलिए आज हिम्मत बांधकर मेरे पास आई है। मैंने पहले से ही योजना बना ली थी। भंडार घर से एक चम्मच चीनी ले आया था और उसे कागज में मोड़कर अपने तकिए के नीचे रख दिया था। उससे एक बड़ा दाना निकालकर मैंने खिड़की पर रख दिया। चींटी अचानक ठिठक कर खड़ी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे चीनी के दाने के पास आकर उसे चारों तरफ से छूछा कर देखा। उसके बाद न जाने क्या सोचा और मुड़कर नाली के अंदर चली गई। मैंने सोचा, वाह जी वाह, खाने के लिए इतनी अच्छी चीज दी और हजरतन उसे छोड़कर लापता हो गए। फिर आने की जरूरत ही क्या थी? कुछ देर बाद डॉक्टर साहब आए। मेरी नाड़ी और जीभ देखी, छाती और पीठ की स्टेथोस्कोप से परीक्षा की। सब कुछ देखने सुनने के बाद कहा कि मुझे कसैली दवा और पीनी है। 2 दिन के बाद ही बुखार उतर जाएगा। सुनकर मेरा मन खराब हो गया। बुखार उतरने का मतलब है स्कूल जाना, और स्कूल जाने का मतलब है दोपहर की बर्बादी। दोपहर को ही चींटी मेरी खिड़की से होकर आती है। खैर, डॉक्टर बाबू के कमरे से जाते ही मैंने फिर से खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया और मेरा मन फिर खुशियों से भर उठा। अब की एक नहीं, अगणित चींटियां कतार बांधकर नाली से होकर अंदर आ रही हैं। सामने की चींटी मेरी वही जाने पहचानी चींटी है। उसी ने अन्य चींटियों के पास खबर पहुंचाई होगी और अब सबको अपने साथ लेकर आई है। थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद चींटी की बुद्धि का नमूना दिखाई पड़ा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी के दाने को ठेलना शुरू किया और ठेलती हुई नाली की तरफ ले गई। वो इतनी मजेदार बात थी कि बिना देखे समझ में नहीं आ सकती। मन ही मन सोचने लगा, मैं अगर चींटी होता तो अवश्य ही सुनता कि वे कह रही है, मारो जवान, हया और भी थोड़ा हया चले इंजन, हया। बुखार उतरने के बाद शुरू में कई दिनों तक स्कूल में बहुत खराब लगता रहा। क्लास में बैठा बैठा सिर्फ अपनी खिड़की की बात सोचता रहता था। पता नहीं
कितनी तरह की चींटियां वहां आ जा रही होंगी। इतना जरूर है कि आने के समय हर रोज मैं खिड़की पर चीनी के 2-3 दाने रखाता था। तीसरे पहर जब मैं लौट कर जाता तो उन दानों को वहां से लापता पाता था। क्लास में मैं ज्यादातर बीच की एक बेंच पर बैठा करता था। मेरी बगल में शीतल बैठता था। एक दिन मुझे जाने में देर हो गई और वहां पहुंचने पर शीतल की बगल में फणी को बैठा हुआ पाया। क्या करता, पीछे दीवार की तरफ एक सीट खाली थी, उसी पर जाकर बैठ गया। टिफिन के पहले इतिहास का क्लास था। हाराधन बाबू अपनी महीन आवाज में हैनिबल की वीरता की कहानी सुना रहे थे। हैनिबल ने कार्थेज से सेना लेकर आल्पस पर्वत पार किया था और उसके बाद इटली पर चढ़ाई की थी। सुनते सुनते मुझे लगा हैनिबल की सेना इसी कमरे में है और मेरे निकट से होकर चली जा रही है। इधर उधर ताकते ही पीछे की दीवार पर मेरी आंखें टिक गई। देखा, चींटियों की एक लंबी कतार दीवार से नीचे उतर रही है। ठीक सेना की तरह काली काली छोटी छोटी अनगिनत चींटियों की कतारें लगातार एक ही ढंग से चली जा रही और रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। टिफिन की घंटी बजते ही मैं बाहर निकल आया। क्लास के पीछे की तरफ जाकर उस दरार को ढूंढ निकाला। देखा, चींटियां दीवार की दरार से निकलकर घास के अंतराल से सीधे अमरूद के दरख्त की ओर जा रही है। चींटियों की कतार का अनुसरण करते हुए जब पेड़ के तने के पास पहुंचा तो जिस चीज पर नजर पड़ी उसे किले के अलावा क्या कहा जाए। देखा, किले की तरह ही ऊंचा मिट्टी का एक टीला है, उसके नीचे की तरफ एक फाटक और उसी फाटक से कतार बांधकर चींटियों की सेना अंदर प्रवेश कर रही है। मेरे मन में इच्छा जगी कि किले के अंदरूनी हिस्से को जरा देख लूं। जेब में जो पेंसिल थी उसी की नोक से मैंने टीले के ऊपर की मिट्टी को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। शुरू में कुछ भी न मिला, परंतु उसके बाद जिस चीज पर मेरी नजर पड़ी उसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। किले के अंदर छोटे छोटे अनेक खाने बने हैं और एक खाने से दूसरे खाने के लिए अनगिनत सुरंगें बिछी है। कितने आश्चर्य की बात है, इन छोटे छोटे हाथ पैरों से इस तरह के मकान इन लोगों ने कैसे बनाए? इनमें इतनी अक्ल कहां से आई? क्या इन लोगों के भी स्कूल और शिक्षक हैं? ये लोग भी क्या लिखते पढ़ते हैं, हिसाब बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और कारीगरी सीखते हैं? फिर क्या सिवाय चेहरे के आदमी और इनमें कोई अंतर नहीं है? शेर, भालू, हाथी, घोड़ा वगैरह अपने अपने घर अपने हाथों से कहाँ बना पाते हैं? यहां तक कि पालतू कुत्ते भी नहीं। चिड़िया जरूर खोंता बनाती है, मगर उनके एक खांते में कितनी चिड़िया वास कर सकती है? चिड़िया क्या इन लोगों के जैसा किला बना पाती है जिसमें हजारों चिड़िया एक साथ वास कर सके? किले का कुछ हिस्सा टूट जाने के कारण चींटियां में खलबली मच गई थी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मन ही मन सोचा, इन लोगों की मैंने हानि की है तो अब भलाई भी करनी चाहिए। ऐसा यदि नहीं करूंगा तो चींटियां मुझे अपना दुश्मन समझ लेंगी और मैं उनका दुश्मन नहीं होना चाहता। असल में मैं उनका मित्र हूं। इसलिए दूसरे दिन मैंने उस संदेश का आधा भाग, जिसे मां ने मुझे खाने को दिया था, सखुए के एक पत्ते में मोड़कर जेब में रख लिया। स्कूल पहुंचने पर घंटा बजने के पहले ही संदेश के उस टुकड़े को बाम्बी के पास रख दिया। बेचारों को भोजन की तलाश में बहुत दूर जाना पड़ता है। आज घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपने सामने भोजन का पहाड़ दिख पड़ेगा। ये क्या कोई कम उपकार है? इसके कुछ दिन बाद ही गर्मी की छुट्टी हुई और चींटियों से मेरी दोस्ती और भी गहरी हो गई। चींटियों को देख देखकर उनके विषय में जो सब आश्चर्यजनक बातें मालूम हुई, बीच बीच में मैं बड़े बुजुर्गों को वही बातें बताता था, मगर वे मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस वक्त आता जब वे मेरी बातें
हंसकर उड़ा देते। इसलिए एक दिन तय किया कि अब किसी को कुछ भी न बताऊंगा। जो करने का होगा खुद ही करूंगा। जो कुछ जानकारी प्राप्त होगी उसे अपने तक ही सीमित रखूंगा। एक दिन एक घटना घट गई। तब दोपहर का वक्त था। मैं झंदू के मकान की दीवार पर बनी माटे की एक बाम्बी के पास बैठा था और माटों का खेल देख रहा था। बहुत से आदमी कहेंगे कि माटे की बाबी के पास अधिक देर तक बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि माटा काट लेता है। ये बात सही है कि इसके पहले माटा मुझे काट चुका है, मगर कुछ दिनों से देख रहा हूं कि अब वो मुझे नहीं काटता। मैं निश्चितता के साथ बैठा हुआ माटो को देख रहा था कि तभी छिकू वहां आ धमका। छिकू के बारे में इसके पहले मैंने कुछ भी न बताया है। उसका अच्छा नाम श्री कुमार है। वो हमारे ही दर्जे में पढ़ता है, मगर हम लोगों से काफी बड़ा है, क्योंकि दाढ़ी मूंछें उगाई है। छिकू सिर्फ लीडरी करता रहता है। यही वजह है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, मैं भी नहीं। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं उससे कभी उलझता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसकी देह में बहुत ताकत है। मुझे देखकर छिकू बोला, अरे बेवकूफ, यहां बैठकर किसका इंतजार कर रहा है? मैंने छिकू की बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर देखा वो मेरी ओर ही आ रहा है। मैं माटो की तरफ देखने लगा। छिकू ने मेरे पास आकर पूछा, क्या हो रहा है? हाव भाव अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने अब छिपाने की कोशिश नहीं की और सच्ची बात बता दी। सुनकर छिकू दांत पीसने लगा और बोला, माटा देख रहे हो, इसका मतलब? इसमें देखने की क्या चीज है? चींटी क्या तुम्हारे घर में नहीं है कि यहां देखने पहुंच गए? मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं कुछ भी करूं, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हर चीज में नाक घुसेड़ता है और लीडरी किए चलता है। मैंने कहा, देखना मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए देखता हूं। चींटी का रहस्य तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें जो अच्छा लगे जाकर वही करो। यहां परेशान करने क्यों आ गए? मेरी बात सुनकर छिकू बिलाव की तरह झुंझला उठा और बोला, ओह, देखना अच्छा लगता है, चींटी देखना अच्छा लगता है? फिर लो, देखो। ये कहकर छिकू ने लाठी की चोट से माटे की बाबी को तोड़कर बर्बाद कर दिया, और उस चोट से कम 500 चींटियों की जान चली गई। लाठी मारकर छिकू हंसता हुआ वहां से चला जा रहा था। तभी मेरे सिर पर भूत सवार हो गया। मैंने छलांग लगाई और छिकू के बालों को कसकर पकड़ लिया और फिर उसके सिर को झंदू की दीवार से 4-5 बार जोरों से टकरा दिया। उसके बाद जब मैंने छिकू को छोड़ा तो वो रोता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। मैं जब घर पहुंचा उसके पहले ही छिकू शिकायत पहुंचा गया था। मगर आश्चर्य की बात है कि तब मां ने न तो मुझे मारा और न डांटा, फटकारा ही। दरअसल उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी किसी से मारपीट नहीं की थी। इसके अलावा मां को यह मालूम था कि मैं छिकू से डरता हूं। मगर बाद में मां ने जब मुझसे इसके बारे में पूछताछ की तो मैंने सच बात कह दी। सुनकर मां हैरान हो गई। बोली, है, तुमने छिकू का सिर फोड़ दिया है? मैंने कहा, हां। छिकू ही क्यों, जो भी आदमी चींटी की बाम्बी तोड़ेगा उसका सिर फोड़ दूंगा। इस बात से मां को बड़ा गुस्सा आया। उसने मुझे बेहद पीटा और कमरे के अंदर बंद कर दिया। उस दिन शनिवार था। पिताजी जल्दी ही कचहरी से लौट आए थे। जब मां से उन्हें सारी बातें मालूम हुई तो उन्होंने मेरे कमरे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया। मार खाने के कारण हालांकि मेरी पीठ दर्द कर रही थी, मगर इसके लिए मेरे मन में कोई दुख न था। अगर दुख था तो चींटी के कारण ही उस बार साहबगंज में, जहां परिमल रहता है, 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और लगभग 300 आदमियों की मृत्यु हो गई थी। आज छिकू के लाठी के वार से इतनी चींटियां मर गई। कितना अन्याय है, कितना अन्याय। बिस्तर पर लेटे लेटे जब यही सब सोच रहा था तो मेरा सिर चकराने लगा और मैं बदन में ठंड महसूस करने लगा। चादर तानकर मैंने करवट बदली।
उसके बाद कब मेरी आंखों में नींद उतर आई, इसका पता नहीं चला। एक बहुत ही महीन और मीठी आवाज, बहुत कुछ संगीत की तरह आरोह अवरोह के साथ सुनाई पड़ रही है। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, मगर पता नहीं चला कि वो आवाज किधर से आ रही है। शायद कहीं दूर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन इस तरह का गीत इसके पहले सुनने को नहीं मिला है। लीजिए, मैं गीत सुनने में मग्न हूं, और ये हजरत कब नाली से आकर उपस्थित हो गए हैं, इसका पता भी नहीं चला। ये मेरी वही जानी पहचानी चींटी है, जिसे मैंने ठीक से पानी से बचाया था। मेरी ओर ताकती हुई, दोनों पैरों को माथे से छुलाकर मुझे नमस्कार कर रही है। इसका नाम क्या रखा जाए? काली, केष्टो, काला चांद? सोचना होगा। मित्र है मगर नाम नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी हथेली खिड़की पर रख दी। अपने अगले पैरों को सिर से नीचे की तरफ हटाकर चींटी धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। उसके बाद मेरी कनिष्ठ उंगली से होती हुई मेरे हाथ पर आई और मेरी हथेली की आंकी बाकी नदी जैसी रेखाओं पर चहल कदमी करने लगी। तभी दरवाजे पर खट से आवाज हुई और मैं चौंक उठा। चींटी भी हड़बड़ाती हुई हाथ से नीचे उतर आई और नाली के अंदर चली गई। उसके बाद ताला खोलकर मां अंदर आई और मुझे एक कटोरा दूध पीने के लिए दिया। फिर मेरी आंखों को देखने और बदन को छूने पर उसको पता चला कि मुझे बुखार आ गया है। दूसरे दिन सवेरे डॉक्टर साहब आए। मां ने कहा, सदानंद रात भर छटपट करता रहा है और काली काली बुड़बुड़ाता रहा है। मां ने शायद सोचा कि मैं देवी देवता का नाम ले रहा था। असली बात मां को मालूम ही नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरी पीठ पर जब स्टेथोस्कोप लगाया तो उस समय भी मुझे कल के जैसा ही मृदु संगीत सुनाई पड़ा। आज कल से कुछ तेज आवाज थी और स्वर भी कुछ दूसरी ही तरह का लगा। खिड़की की तरफ से ही संगीत का स्वर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे चुपचाप पड़े रहने को कहा था, इसलिए मैं मुड़कर नहीं देख सका। डॉक्टर साहब मेरे शरीर की जांच करके खड़े हो गए और मैंने तिरछी निगाहों से खिड़की की तरफ देखा। बाप रे, आज तो एक नया ही मित्र आया है, चूंटा, और वो मुझे नमस्कार कर रहा है। फिर क्या तमाम चींटियां ही मेरी मित्र हैं? गीत भी क्या यही चूंटा गा रहा है? मगर मां तो गीत के बारे में कुछ भी न कह रही है। फिर क्या वो सुन नहीं पा रही है? पूछने के ख्याल से मैं मां की तरफ मुड़ा ही था कि तभी वो फटी आंखों से खिड़की की ओर ताक रही है। उसके बाद अचानक मेज से मेरी हिसाब की कापी उठाकर मेरी तरफ झुकी और कापी पटककर उसे मार डाला। उसके साथ ही गीत का सिलसिला थम गया। मां ने कहा, बाप रे, चींटी का उपद्रव कितना बढ़ गया है। कहीं तकिए पर चढ़कर कान के अंदर जाकर काट ले तो हालत खराब हो जाए। डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन देकर चले गए तो मैंने मरे हुए चूंटे की ओर देखा। इतना सुंदर गीत गाते गाते बेचारा चल बसा। ये तो ठीक मेरे इंद्रनाथ दादाजी की जैसी हालत हुई। वे भी बड़े ही मधुर गीत गाते थे। ये जरूर था कि उनका गीत हमारी समझ में ठीक से नहीं आता था, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना था कि वो उच्च कोटि का शास्त्रीय संगीत था। वे भी इसी तरह एक दिन तानपुरा लेकर गीत गा रहे थे कि एकाएक उनकी मृत्यु हो गई। जब उन्हें श्मशान की ओर ले जाया गया था तो उनके पीछे पीछे शहर का एक कीर्तनिया दल था जो हरिनाम का संकीर्तन गाता हुआ जा रहा था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा था और वो बात अब भी मुझे याद है, हालांकि उस समय मैं बिल्कुल छोटा था। आज एक अद्भुत घटना घटी। इंजेक्शन लेकर जब मैं नींद में खो गया तो सपने में देखा चींटियों का एक विशाल झुंड मृत चूटे को इंद्रनाथ दादाजी की तरह ही श्मशान की ओर लेकर जा रहा है। 10 या 12 चींटियों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया है और बाकी चींटियां कीर्तन जैसा गीत गाती हुई पीछे पीछे चली जा रही है। तीसरे पहर मां ने जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखा
कि मेरी नींद खुल गई। मैंने खिड़की की तरफ गौर से देखा, वहां मरी हुई चींटी नहीं थी। उस बार मेरा बुखार आसानी से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उतरे तो कैसे, दोष तो मेरे घर वालों का ही है। घर के सभी लोगों ने चींटियों को मारना शुरू कर दिया था। दिन भर अगर चींटियों की उस तरह की चीखें सुननी पड़े तो बुखार बढ़ेगा ही। मुझे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हमारे घर के लोग जब भंडार घर या आंगन में चींटियों को मारते हैं तो दूसरी चींटियों का झुंड मेरी खिड़की के पास आकर बेहद रोने लगता है। समझ गया, ये चींटियां चाहती है कि मैं इनकी तरफ से कोई काम करूं या तो चींटियों का मारा जाना रुकवा दूं या उन्हें जो लोग मारते हैं उन्हें डांट फटकार सुनाऊं। मगर बुखार रहने के कारण मेरी देह में ताकत नहीं थी, और ताकत अगर रहती तो भी छोटा होने के कारण बड़े बुजुर्गों को कैसे डांट फटकार सुनाता। मगर आखिर में कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ा। ये बात झाड़ू पीटने दिन कौन सा था याद नहीं। इतना ही याद है कि उस दिन खूब तड़के मेरी नींद टूट गई थी। नींद टूटते ही सुना फटिक की मां चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि रात के वक्त एक चूटे ने उनके कान के अंदर जाकर काट लिया है। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई थी, मगर उसके बाद ही की आवाज सुनकर समझ गया कि चींटियों को मारने का अभियान शुरू हो गया है। उसके बाद एक अजीब घटना घटी। अचानक कानों में धीमी आवाज आई, बचाओ, बचाओ, हम लोगों की रक्षा करो। मैंने खिड़की की तरफ गौर से देखा। चींटियों का झुंड खिड़की के ऊपर आकर घबराहट के मारे चहलकदमी कर रहा है। चींटियों के मुंह से ये बात सुनकर मैं खामोश नहीं रह सका। बीमारी की बात भूलकर मैं बिस्तर से कूदकर बरामदे में चला आया। शुरू में मेरी समझ में ये नहीं आया कि क्या करूं। उसके बाद सामने एक घड़ा देखकर उसे उठाकर पटक दिया। उसके बाद जो भी टूटने लायक चीजें थी उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही कारगर उपाय खोज निकाला था, क्योंकि उसके बाद मेरा कांड देखकर चींटियों को मारने का अभियान रुक गया। मगर उसी क्षण मां, बाबूजी, छोटी बुआ जी, साबिदी जितने भी लोग थेक बराकर बाहर निकल आए और मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके बाद मुझे गोद में उठाकर खाट पर पटक दिया और दरवाजे को ताले से बंद कर दिया। मैं मन ही मन बेहद हंसा और मेरी खिड़की पर चींटियों ने खुशी के मारे नाचना शुरू कर दिया और मुझे शाबाशी देने लगी। उसके बाद मैं ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रहा, क्योंकि एक दिन डॉक्टर साहब ने मेरी जांच करने के बाद कहा कि घर पर रहने से चिकित्सा में सुविधा नहीं होगी और मुझे अस्पताल जाना होगा। अभी मैं जहां हूं वो अस्पताल का एक कमरा है। मैं यहां 4 दिनों से हूं। पहले दिन मुझे ये कमरा बहुत बुरा लगा था, क्योंकि ये इतना साफ सुथरा है कि लगता है चींटी यहां हो ही नहीं सकती। चूंकि कमरा नया है इसलिए छेद दरार नहीं है। कोई अलमारी भी नहीं है कि जिसके नीचे या पीछे चींटी रह सके। नाली अलबत्ता है, मगर वो भी बेहद साफ सुथरी है। हां, एक खिड़की है और खिड़की के बाहर ही आम के एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा है। उसकी एक डाल खिड़की के बिल्कुल करीब है। समझ गया, अगर चींटी होगी तो उसी डाल पर होगी। मगर पहले दिन मैं खिड़की के पास जा ही नहीं सका। कैसे जाऊं? दिन भर डॉक्टर, नर्स और घर के आदमी मेरे कमरे में अंदर आते जाते रहे हैं। दूसरे दिन भी यही हालत रही। मेरा मन बेहद उदास हो गया। मैंने दवा की एक शीशी तोड़ डाली। नए डॉक्टर साहब बेहद झुंझला उठे। नए डॉक्टर साहब भले आदमी नहीं है, ये बात मैं उनकी मूंछ और चश्मे को देखकर ही समझ गया था। तीसरे दिन एक घटना घट गई। तब कमरे में सिवाय एक नर्स के और कोई नहीं था, और वह भी कोने की एक कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ने में तल्लीन थी। मैं चुपचाप लेटा हुआ था और ये तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करूं। तभी धब से आवाज हुई और मेरी आंखें उसकी ओर मुड़ गई।
देखा, उसके हाथ से किताब गोद पर गिर गई है और वो नींद में खो गई है। ये देखकर मैं आहिस्ता से बिस्तर से उठा और दबे पांवों खिड़की के पास पहुंच गया। उसके बाद खिड़की के निचले पल्ले पर पांव रखकर और अपने शरीर को यथासंभव बाहर निकालकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरे हाथ की पहुंच की सीमा में आम की एक डाल आ गई और उसे पकड़कर मैंने खींचना शुरू किया। तभी मेरा दाहिना पांव अचानक पल्ले से खिसक गया और खट से आवाज हुई। उस आवाज से नर्स की नींद टूट गई। अब जाओ तो कहाँ जाओ। नर्स के मुंह से एक विकट आवाज निकली और वह दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके बाद मुझे पकड़कर खींचती हुई ले आई और बिछावन पर पटक दिया। डॉक्टर साहब ने मुझे एक इंजेक्शन दिया। उन लोगों की बातचीत से पता चला कि मैं खिड़की से नीचे कूदने जा रहा था। कितने बेवकूफ है ये लोग, इतनी ऊंचाई से आदमी कूदे तो उसकी हड्डी पसली टूटेगी ही, साथ ही साथ जान जाने की भी नौबत आ जाएगी। डॉक्टर साहब के चले जाने के बाद मुझे नींद आने लगी और अपने मकान की खिड़की की बात भी याद आने लगी। मेरा मन बहुत ही उदास हो गया। पता नहीं कब घर लौटकर जाऊंगा। सोचते सोचते मैं नींद में खो गया था कि तभी एक धीमी आवाज सुनाई पड़ी, सिपाही हाजिर है हुजूर। सिपाही हाजिर है। मैंने आंख खोलकर देखा। मेरी खाट की बगल वाली मेज की सफेद चादर पर दवा की शीशी के बिल्कुल पास ही शान के साथ दो लाल माटे खड़े हैं। ये दोनों जरूर ही पेड़ से मेरे हाथ पर होते हुए यहां आए हैं। मुझे इसका पता भी नहीं चला। मैंने कहा, सिपाही? जवाब मिला, हां हुजूर। तुम लोगों का नाम क्या है? मैंने पूछा। एक ने कहा लाल बहादुर सिंह और दूसरे ने अपना नाम लालचंद पांडे बताया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने उन दोनों को सावधान कर दिया कि बाहर का आदमी आए तो वे कहीं छिप जाए, वरना उनकी जान चली जाएगी। लालचंद और लाल बहादुर ने मुझे लंबी सलामी दी और कहा, ठीक है हुजूर। उसके बाद दोनों ने मिलकर एक बहुत मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। आज मैं उस गीत को सुनते सुनते नींद में खो गया। अब जल्दी जल्दी कल की घटना बता दूं, क्योंकि घड़ी 5 बार टन टन आवाज कर चुकी है। डॉक्टर के आने का समय हो चुका है। कल तीसरे पहर में लेटा लेटा लाल बहादुर और लालचंद की कुश्ती देख रहा था। मैं बिस्तर पर था और वे लोग मेज पर। दोपहर में मुझे सोना चाहिए था, मगर कल इंजेक्शन लेने और दवा खाने के बावजूद नींद नहीं आई थी। या कह सकते हैं कि जान सुनकर नींद को मैंने अपने पास फटकने नहीं दिया था। दोपहर में यदि सो जाओ तो फिर चींटियों के साथ कब खेलूंगा? कुश्ती जोर शोर से चल रही थी। जीत किसकी होगी समझ में नहीं आ रहा था। तभी खटखट कर जूते की आवाज हुई। लो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मैंने अपने मित्रों को इशारा किया और लाल बहादुर झट से मेज के नीचे चला गया, मगर बेचारा लालचंद कुश्ती करते करते चित होकर गिर पड़ा था और हाथ पैर शून्य में पटक रहा था। यही वजह है कि वो जल्दी से भाग नहीं सका और उसके चलते एक बहुत ही बुरा कांड हो गया। डॉक्टर बाबू ने वहां आने पर लालचंद को मेज पर देखा तो पता नहीं अंग्रेजी में झुंझलाकर क्या कहा और एक ही झटके में उसे फर्श पर पटक दिया। लालचंद बेहद जख्मी हो गया। ये बात उसकी चीख से ही समझ में आ गई, मगर मैं कर ही क्या सकता हूं। इस बीच मेरी नाड़ी की परीक्षा करने के ख्याल से डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ थाम लिया था। एक बार हाथ ठेलकर मैंने उठने की कोशिश भी की, मगर दूसरी ओर से नर्स ने आकर मुझे कसकर पकड़ लिया। नाड़ी की जांच कर डॉक्टर साहब हर रोज की तरह मुंह लटकाए अपनी मूंछों के इर्द गिर्द के हिस्से को खुजलाते हुए दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे कि पता नहीं क्यों हठात उछल पड़े और उनके मुंह से 3-4 किस्म की बंगला अंग्रेजी के शब्द बाहर निकल आए। ये ओ, आउच। उसके बाद तो कांड ही हो गया।
स्टेथेस्कोप छिटक कर नीचे गिर पड़ा। चश्मा गिरकर टूट गया। कोट खोलने के समय बटन टूट गया। टाई खोलने में गले में गांठ लग गई। अंत में कमीज खोलने पर गंजी का छेद तक बाहर निकल आया। फिर भी डॉक्टर का उछलना और चिल्लाना बंद नहीं हुआ। मैं तो अवाक रह गया। नर्स ने पूछा, क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब ने उछलते उछलते कहा, एंट, रेड एंट, आस्तीन से चन करो। ओ, वाह वाह, बात क्या मेरी समझ में नहीं आई। अब मजा चखो। आस्तीन से होकर लाल बहादुर सिन्हा गया था दोस्त का बदला लेने के लिए। उस समय अगर कोई मुझे देखता तो ये नहीं कह सकता था कि सदानंद हंसना नहीं जानता।